हेलो गाइस, परफ के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कहते कि फॉलोइंग सिचुएशंस देखिए डेली लाइफ की, जो कि हमारी डेली लाइफ में लगभग होती ही हैं, जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे गर्मी में छोड़ देते हैं। एर आयरन तवा और पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर एटमोसफेयर, या ह्यूमिड टेम्परेचर पे कह सकते हैं। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डिजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रिस्पायर। कहते कि इन सभी सिचुएशंस को एक बार सोच के देखिए, ठीक है, जो कि हमारी डेली लाइफ में लगभग हमेशा होती है रोज। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. कहते कि जैसे हमने मिल्क को छोड़ा हुआ है गर्मी में, ठीक है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो क्या हो जाता है, कई बार लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो जाता है, कर्ड फॉर्म हो जाता है, जहाँ वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसी कहते हैं कि उसकी जो पहले वाली थी, पहले वो मिल्क था, फिर जब कर्ड में चेंज हो गया, जब ख़राब हो गया, उसमें कितनी वेरिएशन आ गई होगी। जब हम खाना कुक करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हमने आज बनाई है ब्रिंजल सबसे पहले ऐसे ब्रिंजल की फॉर्म में ही होगी, ऐसी होती है ना कुछ ब्रिंजल की शेप, ऐसे होगी। और जो कुक कर ली होगी तो तब कैसा होगा, उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो गया होगा, उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई होगी, ठीक है। ऐसे कहते कि हम अगर सांस लेते हैं या खाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, पहले खाया कुछ और जब हमारा वेस्ट निकलता है तो वो कुछ और होता है, जहाँ अंदर जाकर वो कुछ और बन जाता है। ऐसे इसने बताया गया, इसका कहने का ये मतलब है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। क्लास 9 में पढ़े हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has take place. अगर केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जो इरिवर्सिबल होता है, तो हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है। You may perhaps to be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. कहते हैं कि आप अभी देखोगे कि केमिकल रिएक्शन का असली मीनिंग क्या है। हाउ डू वी कम टू नो अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कहते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए या देखने के लिए। सबसे पहले कि ये कुछ नहीं दिया गया, आपने करना भी है। वैसे कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन ले लेना है, जो कि 2 सेंटीमीटर के करीब लगभग होगा, उसको सैंड पेपर से ऐसे रब करना है। ऐसे मैग्नीशियम रिबन होगा, उसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से रब करना है, ठीक है। उसको फिर ना जलाना है। सैंड पेपर से क्यों रब करना है, क्योंकि इसकी ऑक्साइड फॉर्म होगी ऊपर, ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही आगे है। ऑक्साइड फॉर्म होगी, उसको ऑक्साइड को हटाने के लिए सैंड पेपर से रब कर देना है, फिर उसको जलाना है। डेजलिंग वाइट लाइट आएगी, आपकी आंखों में पड़ेगी, इसको थोड़ा दूर ही रखना है। हमने टोंग से इसको पकड़ना है, जो मैग्नीशियम रिबन है, जैसे इसको कहते हैं टोंग्स, ठीक है। ऐसे हमने इसको पकड़ना है। तो कहते हैं कि आपने क्या देखा कि बाद में उसकी ऐश बन जाएगी। क्यों बन जाएगी ऐश MgO की बनेगी। चाहे ये आपने इसके ऊपर से ऑक्साइड की लेयर मिटा दी है, अगर एटमॉस्फेयर में O2 है, O2 मैग्नीशियम से फिर से रिएक्ट करेगी और MgO की ऐश बना देगी। आगे इसमें बताया भी गया है। You must have observed that the magnesium ribbon burned with a dazzling white flame and changes into a white powder that is magnesium oxide. देखिए यहाँ पे दिखा भी हुआ है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. For example, ये magnesium ribbon है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे Mg है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, Mg प्लस O2 MgO, इसको बैलेंस करना है 2 अभी हम बैलेंस करना भी सीखेंगे, ठीक है। आगे फिर से एक्टिविटी पे भाई एक्टिविटी डाल रहे हैं। कहते हैं कि हमने लीड का सोल्यूशन लेना, लीड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमने क्या लेना है, उसको क्या करना है, पोटाशियम आयोडाइड इसमें हमने ऐड करनी है। तो कहते हैं कि आप क्या ऑब्जर्व करके केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। पोटाशियम Ki इसमें ऐड करनी है और फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। के की जगह Pb चला जाएगा और Pb की जगह K आ जाएगा। ये हम आगे रिएक्शन जो है पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, Zn के ग्रेन्यूल्स लेने। इसके तरफ आप अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बाद में इसको हम ये सारे जो बोल रहे हैं ना,
ये चैप्टर के एंड में चाहिए, पर ये पहले दे रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़ा हो जाए कि हाँ ये हमने पहले एक्टिविटी देखी थी। इसमें क्या बोला गया ये वाली एक्टिविटी में कि जिंक के हमने ग्रेन्यूल लेने हैं, यानी जिंक ही लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है, कहते हैं कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल देना है या सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देना। पहले मैं आपको HCl का ही बताता हूँ, फिर क्या हो जाएगा ZnCl2 + H2। ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आप पढ़ने ही वाले हो, आगे जाकर पढ़ेगा, ठीक है, इसी चैप्टर में कुछ आगे। फिर आगे सल्फ्यूरिक डालना है H2SO4, और इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4 + H2, ठीक है। आगे जाकर इसमें एग्जाम्पल्स भी आएंगे कुछ, ठीक है। कहते कि आपने जो अब हमने ये वाली एक्टिविटी पढ़ी, ये वाली एक्टिविटी और पीछे जो एक्टिविटी पढ़ी, कहते कि उन्होंने आपने इन एक्टिविटीज़ में क्या ऑब्जर्व किया कि चेंज ऑफ स्टेट हो गई, कलर भी चेंज हो गया, गैस कई बार फॉर्म होगी और टेम्परेचर फॉर्म होगा। अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसके क्या प्रॉपर्टीज है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, सिंपली चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around. We will study about the various type of chemical reaction and symbolic representation in this chapter. कहते कि इसमें बताया गया कि कहते कि हमारे आसपास बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होते हैं, कहते कि वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसको हम सिम्बॉलिक यानी सिंबल से रिप्रेजेंट करके इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। एक्टिविटी 1.1 जो हमने पीछे पढ़ी थी मैग्नीशियम रिबन को, ये वाली, जिसका कंक्लूजन ये है। कहते कि इसने हमने पढ़ा है कि डिस्क्राइब व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन द ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, ये है मैग्नीशियम रिबन O2, दे विल react Mg + O2 gives MgO, ठीक है। आगे इसने क्या बताया गया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज क्वाइट, पहले अगर कहते कि हम इसको सेंटेंस में बनाकर लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहते कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी हमने मैग्नीशियम को भी Mg साइन कर दिया, O2 को भी ऑक्सीजन लिखना था, O2 लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना लंबा सेंटेंस हो जाता अगर हमने इसको लिखते। तो कहते हैं आप इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर दिए, Mg + O2 गिव MgO। आगे इसको मैं आपको बैलेंस करना भी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, जो कि एरो के उल्टी साइड होते हैं, जिसकी तरफ एरो नहीं होता उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। रिएक्टेंट्स मेनली होते क्या हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स आर दोस विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि एरो के इस तरफ होते हैं, ठीक है। जैसे MgO इज अ प्रोडक्ट एंड Mg + O2 इज अ रिएक्टेंट, आर द रिएक्टेंट्स। क्योंकि रिएक्टेंट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अगर दो है तो उसको हमने आर ही लगाना है। MgO के प्रोडक्ट क्या है, व्हेन द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड द कंपाउंड इज नोन एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी, द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेन इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड, इसमें एग्जाम्पल दे देगी ये वाले, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। एंड द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन इज नोन एज द प्रोडक्ट। कहते हैं कि जो रिएक्शन करके फॉर्म होगा, रिएक्टेंट से जो चीज़ फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। द वर्ड इक्वेशंस चेंज द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, प्लीज, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एरो के इस साइड जो होंगे वो होंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और एरो के इस तरफ होंगे जो वो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें बताया गया। हम अगले पेज पे चलते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस, इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। कहते हैं कि कोई छोटा रास्ता है कि हम केमिकल इक्वेशन को अपने लैंग्वेज में लिख सकें ताकि वो लंबा सेंटेंस ना बन सके। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज यानी ईजी एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। कहते हैं कि हम ऐसे केमिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्ड्स की बजाय, तो क्या होगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आगे कहते हैं कि इसने हमने ऐसे लिखना है कि Mg + O2 इज इक्वल टू MgO।
ठीक है, एम जैसे हमें लिख देना है। कहते कि इजी वे है आपको लिखने का, अगर आपको सेंटेंस नहीं लिखने क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑफ द एरो इज द नंबर ऑफ एटम्स and of the each element is same on the both side. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same in on both side. सबसे पहले इसमें बात क्या बताई गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO। अगर हम इसको बैलेंस करें, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, 2Mg O2 ठीक है, ऐसे 2O ऐसे। ठीक है, कहते कि हमने काउंट करना है कि जो राइट हैंड साइड पे है एरो के, फॉर एग्जांपल ये हमारा एरो है, इस हैंड साइड पे जो एटम्स हैं और इस साइड पे जो एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, कैसे देखिए ये बताता हूँ आपको। Mg प्लस O2, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं ऐसे लाइन डाल के, MgO, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि हमने बैलेंस करना है। मैं आपको बैलेंस करना बताने ही वाला हूँ। Mg कितने इसमें 2, O कितने हैं 2, इसका 2 है यानी ये दो सभी के लिए कॉमन है। Mg कितने हैं 2, O कितने हैं 2, इसमें सभी सेम है ना। Mg इसमें भी 2 है, इससे कलर चेंज करके बताता हूँ, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें भी ये 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, इसने बताया गया कि सेम है सभी चीज़ें, ये और ये सेम होनी चाहिए, Mg और O सेम होने चाहिए, जरूरी है सभी ही सेम हों। कहते हैं इसको हम कहते हैं कि ये किसकी थ्योरी फॉर्म करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ये थ्योरी जो है मतलब फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितने ही हमारे एटम्स एरो के इस साइड होंगे उतने ही एरो के इस साइड भी होने चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया इस वाले पैरे में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, recall the law of conservation of mass you studied in class 9. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be total mass of the element present in the reactants. In the other word, the number of atoms of the element remain the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is there a chemical balanced equation balanced? Let us learn about the balancing chemical equation step by step. कहते हैं इसको हम बैलेंस करना देखते हैं कैसे हमने करना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके एटम्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड सेम होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल। अनस्केलेटल या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, अगर एटम्स जो है सेम नहीं है। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। आगे हम बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ी एग्जांपल सबसे पहले ही दे दी गई है, पर हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे आपको ये चार्ट बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सिंपल और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मान लो एक रिएक्शन है, जैसी गैसेस होती हैं O2 N2 H2, ठीक है, S2, ऐसे बहुत सारी ऐसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनको आपने 2 की फॉर्म नहीं है, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाना है, उसके साथ 2 लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये अपने दिमाग में रख लेना है। आगे क्या करना है, देखो हमें MgO दिया गया है। मेनली सबसे पहले हमने एटम काउंट करने हैं। Mg कितने इधर कौन सी साइड है, आप ये अपने लिखना लेफ्ट हैंड साइड। Mg इज इक्वल टू 1। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ही समझाता हूँ ये वाला कंसेप्ट क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
ये देखिए हमारे सामने आ गया है हमारा ब्लैक बोर्ड। आशा करता हूँ कि आपको विजिबल होगा। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ऐसे था ना वो रिएक्शन। और ये वाली साइड देखिए, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, सॉरी, इसको हम रिएक्टेंट साइड बोल देंगे और इसको हम प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अभी मैं कलर चेंज करके थोड़ा करता हूँ। देखो रिएक्टेंट साइड Mg कितने हैं 1 और O कितने हैं 2। और प्रोडक्ट साइड देखिए Mg कितने हैं 1 और O कितने हैं 2। O भी कितने, सॉरी 1, O भी है 1। अगर देखिए कि अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया ना O2 हो गए, O2 हो गए ना हमारे, O हमारे 2 हो गए। ठीक है, और फिर क्या हो गया Mg भी अगर हमने 2 करना है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे Mg के आगे। ठीक है, Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। फिर क्या होगा Mg भी 2 हो जाएंगे, Mg 2 है, और O भी 2 हो जाएंगे, O 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आपको सिंपल। अभी एक आपको ऐसी ही सिंपल और देने वाला हूँ। C थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, C प्लस O2 गिव्स CO2। देखिए C कितने इधर 1, C कितने 1, O कितने 2, O कितने 2। इट इज़ बैलेंस्ड। ये है स्केलेटल बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ऐसे भी आपको आ सकता है। देखिए रिएक्टेंट साइड C कितने हैं 1, O कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड C कितने हैं 1, O कितने हैं 2। ये देखो दोनों साइड सेम है ना, इसलिए ये है हमारी बैलेंस्ड। नेक्स्ट अगर हम देख लें MgSO4 प्लस Na नहीं लेते, थोड़ा इजी वाला ले लेते हैं। क्या लें, जैसे हमने ले लिया Mg प्लस Cl2, 2 के लिए क्लोरीन गैस है, आगे क्या गया MgCl2। ये भी क्या है हमारी बैलेंस्ड। इसमें भी सेम है ना। आगे हम करते हैं H2 प्लस Cl2, ये दोनों ही गैस आगे क्या गया HCl, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी देखते हैं रिएक्टेंट साइड H कितने 2, Cl कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड H कितने 1, Cl कितने हैं 1। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, H कितने हो गए 2, Cl कितने हो गए 2। ये 2 दोनों के लिए कॉमन है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, आगे हम एक थोड़ी सी टफ लेते हैं Mg प्लस H2SO4 that gives MgSO4 प्लस H2। अभी के लिए आपको ये नहीं बनाना है कि ये कैसे करेंगे, MgSO4 प्लस H2 कैसे निकालेंगे, ये आपने नहीं सोचना है। सिर्फ आपने क्या ध्यान देना है, बैलेंस करने पे ध्यान देना है अपना। ठीक है, पूरा ध्यान जो आपने बैलेंस करने में लगा लेना है। देखिए रिएक्टेंट साइड Mg कितने हैं 1 और H कितने हैं 2, SO4 कितने हैं, इसको आपने पूरा ही ले लेना है, SO4 भी 1 है। प्रोडक्ट साइड Mg कितने हैं 1, H कितने हैं 2, SO4 कितने हैं 1। ये भी क्या आगे हो गई बैलेंस। देखो Mg=1, Mg=1, H=2, H=2, SO4=1 और SO4=1। ठीक है, समझ आ गई ना आपको अच्छी तरीके से। अब मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल इसकी लेकर बताता हूँ। अब इसमें क्या बताया गया है, मैंने ये पहले ही लिख लिया है। मैग्नीशियम सल्फेट
सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम बना रहा है। इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड Mg कितने हैं, एक, ये देखो SO4 कितने हैं, एक, ये भी एक है, Na कितने हैं, एक, ठीक है। ये हमने रिएक्टेंट साइड की लिख ली। अभी प्रोडक्ट साइड का देखें तो Na कितने हैं, 2 आ गए, ठीक है। और SO4 कितने हैं, ये 1 नहीं है, Mg कितने, ये भी 1 है, यानी Mg दोनों में सेम है, SO4 दोनों में सेम है। Na में एक ज़्यादा है इधर प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में एक कम है, तो क्या करेंगे हम, Mg प्लस 2Na इजिकल टू Na2SO4 प्लस Mg। अब देखो Mg इजिकल टू Mg, SO4 इजिकल टू SO4, Na2 इजिकल टू Na2, दैट्स बैलेंस। ऐसे ही आपने क्या करना है, ऐसी एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेनी है। अभी आपको ये थोड़ा सोल्व करना इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको थोड़ी सी करवा दी है। देखिए Zn इधर कितने हैं, वेट, Zn इधर कितने हैं, एक, इधर भी एक, SO4 कितने इधर, एक, इधर भी एक, H2 कितने इधर, 2, इधर भी 2, ठीक है, यानी ये बैलेंस्ड है। ऐसे ही आपने सभी बैलेंस कर लेनी है, ठीक है। समझ आ गई ना आपको, मेरे समझाने का सिर्फ यही फ़ायदा हुआ है आपको। अगर ये देखें तो ये कैसे करनी है भाई, देखिए Fe कितने इधर, एक है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं, यानी ये और ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अगर 3 लगाया तो ये 3Fe इधर हो गए, 3Fe इधर हो गए, और O कितने इधर, 4 है, इधर कितने होंगे, एक है। तो हमने 4 बनाने के लिए अभी देखते हैं क्या करना है। F इधर 4 है और इधर कितने हैं, एक है, इधर भी हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 ही Fe हो गए। अब ये प्रॉब्लम आ गई, इधर H2, H कितने हैं, 2, इधर H कितने हैं, 8, यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, क्या होगा, बैलेंस हो गई ना। Fe कितने आए, अभी मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। Fe कितने आए, 3, Fe कितने आए, 3, H कितने आए, ये देखिए अकेले H का ही देखने, H कितने आए, 8, इधर भी H कितने आ गए, 8, O कितने आ गई इसमें, 4, O किसमें इतने आ गए, 4, ठीक है। समझ आ गई ना आपको। ऐसे आपको और बहुत सारी एग्जांपल्स दी होंगी इसमें, आपको वैसे ही सोल्व कर लेना। इससे आपको यही एग्जांपल लेकर Fe वाली प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 ये वाली एग्जांपल लेकर ही आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, जो कि मैंने भी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये 3 पेज आपके ऐसे ही हैं। बस करना क्या, आपको करना कुछ ही ऐसा है कि ये वाला रिएक्शन है ना, आपको ये फोटोसिंथेसिस का ये लर्न कर लेना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसको लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। ये आपको क्या आएगा कि इसमें ग्लूकोज का तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि ग्लूकोज का तो वैसा ही रहेगा, आपको ये वाला कुछ बैलेंस करने के लिए आएगा, ये आप इजीली कर लोगे। यहाँ पर ये बैलेंस करके ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर की अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट करके बताइए अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी चाहिए। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये है कि बहुत ईजी है, ये आपको झटपट समझ आ जाएंगे। We have learned in the class 9th that a chemical reaction atom of the same element do not change into another element, nor do atom disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce new substances. इसमें मेनली यही बताया गया है कि जो एटम्स होता है, फॉर एग्जांपल इधर था H2 प्लस Cl2 और इधर आ गया HCl 2HCl, क्योंकि बैलेंस करना है ना इसको। अगर मैं बैलेंस नहीं करूँ तो आप खुद ब खुद ही कर लीजिए, समझ लीजिए कि वो आपका होमवर्क है, ठीक है। कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो एटम्स रिएक्टेंट साइड होता है वो प्रोडक्ट साइड भी वैसा ही रहता है। अच्छा Cl है, ये भी Cl। कहते हैं कि ये नहीं है कि इधर Cl दिया गया है कि और इधर क्या आ गया, Na आ गया, ऐसे नहीं आ जाएगा। कहते हैं कि वो बॉन्डिंग अपनी चेंज कर सकता है, पर वो एटम अपना चेंज नहीं कर सकता। जो रिएक्टेंट साइड है वही प्रोडक्ट साइड एटम जो है चाहिए। आगे इसमें बताया गया, कहते हैं कि CaO क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसको पानी में डाल देना है। कहते हैं क्या फॉर्म होगा, स्लेक लाइन फॉर्म हो जाएगी, CaOH2। ये दोनों के साथ है ना, इसलिए हमने ब्रैकेट में डालकर बाहर डाल दिया, यानी
O भी 2 है और H भी 2 है। इसमें ये वाला रिएक्शन ये वाला नीचे बताया गया है। और क्या होगा, टेम्परेचर जो है ना, इस अगर हम पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अगर मिक्सचर बनेगा ना उसका, जो पानी वाला एक्वस सोल्यूशन बनेगा, उसको क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा। ये इस एक्टिविटी का सोल्यूशन यही है। कहते कि फील एनी चेंज, कि आपको कुछ अलग अलग लगा है, जैसे आपके पहले था, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम में जो पहले उसका टेम्परेचर, उससे क्या चेंज हुआ, आपको कुछ फील हुआ, हाँ, को वो टेम्परेचर जो गर्म हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। यही इसमें मेनली बताया गया है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जब एक से ज़्यादा, 1 या 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना दें, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि इसकी डेफिनेशन बताई गई है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसको कंबाइन कर देते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स है आपस में, ये देखो कंबाइन कर गए ना, तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये डू यू नो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा चीज़ यूज़ हो सकता है, कि स्लेक लाइम, इसमें बताएगा सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम। कहते कि ऐसा सोल्यूशन जो स्लेक लाइम से प्रोड्यूस होता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, CaO यानी क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। आगे इसमें बताया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि स्लेक लाइम है। ये अगर CO2 के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल भी कह देते हैं, एग शेल्स भी कह देते हैं, और वाटर जो है फॉर्म हो जाएगा। ये किसके काम आता है, वाइट वॉशिंग के काम आता है। जैसे हम घर पे वाइट वॉश करवाते हैं ना, वाइट वॉशिंग, तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो वो शाइनी सरफेस देती है, स्मूथ लगता है ना, घर एकदम चमकदार बन जाता है। यही कारण है कि वो हम कैल्शियम कार्बोनेट ही करवाते हैं। ये फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ ये दी गई हैं एग्जांपल्स, C+O2 CO2, H+H2+O2 वाटर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई है, व्हेन 2 or more substances combine to form a single product, the reaction are called combination reactions. रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स वो चाहे कितने भी हो जाएं, पर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स वो हमेशा एक ही रहेगा, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हुआ अभी, जब हमने CaO प्लस वाटर डाला था, क्या बन गया, CaOH2, ठीक है। ये सबको लर्न कर लेना। इसकी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की भी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सॉरी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एक नहीं फॉर्म हुआ है। ये किसकी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। आगे रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। We get this energy from the food we eat. During the digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with the oxygen in the cell of the body and provide energy. The special name of reaction is known as respiration. क्या होता है जब हम कैसे राइस खाते हैं, पोटैटोस खाते हैं, ठीक है, कहते कि ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी के ऑक्सीजन के साथ मिलके सारी बॉडी में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, सभी चीज़ों में चल जाएंगे, लिम्फेटिक सेल्स में, सब हर एक हमारी बॉडी पार्ट में जाएंगे, और क्या करेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हमारी बॉडी खाना खाने के बाद कहते हैं ना कि गर्म हो गई है, अभी इसको ठंडा होने दो। यही कारण है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे ये भी है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये वाला ये कहते हैं कि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो इसमें मेनली बताया गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें एक प्रोडक्ट जो है टूट कर कितने सारे प्रोडक्ट जो है बना लेता है। आइए देखते हैं इसकी एक्टिविटी देखते हैं। कहते हैं कि 2 ग्राम जो हमने लेना है फेरस सल्फेट लेना है FeSO4 और उसमें नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। डालना कुछ नहीं है, करना क्या है, फेरस सल्फेट लेना है, उसका पहले अपने कलर नोट कर लेना है और कहते हैं कि उसको बॉईल करना है, पानी डाल देना है एक हिसाब का उसमें H2O और उसको क्या करना है, बॉईल करना है। उसको बॉईल करना है, ये ऐसे अपने प्रेजेंट नहीं करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रेजेंट करने की, ये आपको नीचे दिया ही हुआ है। और फिर कहते हैं कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अब क्या ऑब्जर्व करोगे, ये देखो दिया है फेरस सल्फेट लेना है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, SO2 गैस निकलेगी और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसका कलर को क्या चेंज होगा, इसने कलर की मेनली बात की, पहले उसका कलर होगा ग्रीन पहले और बाद में क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आगे मेनली इसमें ये बात बताई गई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ क्विक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि थर्मल और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक थर्ड है फोटोलाइटिक। थर्मल वो है जो कि हीट से रिलेटेड होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और फोटोलाइटिक जो कि फोटोन से रिलेटेड है, ठीक है, या सनलाइट से रिलेटेड है। आगे लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। In this section, you can observe that a single reactant broken down to give simpler products. This is called decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4 dot 7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to the ferric oxide. कहते हैं कि जो फेरस ऑक्साइड है FeSO4 ये वाला, कहते हैं कि जब इसको हीट करते हैं यानी बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड में बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, देखो ये सबसे पहले बताया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड जो है निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा बॉईल होने पर। कहते कि फेरस सल्फेट का फेरस सल्फेट का मेनली फॉर्मूला तो ये होता है FeSO4.7H2O, बट इसमें FeSO4 क्यों अकेला आया है, 7H2O कहाँ गया, क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी। ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो होती है, ऐसी सब्सटेंस होती है जैसे फेरस सल्फेट है, इनके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे हुए हैं। जब इनको हम हीट करें तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये गायब हो जाते हैं, यानी वैनिश हो जाते हैं। आगे decomposition of the calcium carbonate to the calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reactions and used in various industries. Calcium oxide is called oxide is also called as lime or quicklime. मैंने आपको पहले भी बताया है। It has various uses. One is the manufacturing of cement. जो CaO है ये वाली, इसका क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड और भी क्विकलाइम इसको कह सकते हैं। कहते हैं कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, कि जैसे उनमें से एक फंक्शन ऐसा है कि ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में हेल्प करता है। इसमें ये बताया गया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, वो 2 सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे 2 सब्सटेंस है जिसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो टूट जाता है। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी। ये सबसे पहले मैंने आपको पहली बात बताई थी कि थर्मल रिएक्शन होना है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। हीट के कंसेप्ट आ गया, देखो हीट के हो रहा है ना, हीट के साथ ही, और इसको इंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं, जहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके आपको 2 नाम पूछे जा सकते हैं ऐसे ये देकर, एग्जाम्पल देकर, और आपको पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से 2 रिएक्शन इसमें हो रहे हैं, इंडोथर्मिक और कौन से हो रहे हैं इसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे की इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि नाइट्रेट पाउडर लेना, लीड नाइट्रेट, इसका भी आगे आपको बताया ही हुआ है। कहते हैं कि उसको ना पेयर ऑफ टोंग से हमने पकड़ लेना है, और क्या होगा बाद में अपनी लिखने में क्या हो रहा है कि इसमें से ब्राउन फ्यूम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स, धुआं आना शुरू हो जाएगा एक हिसाब का। जहाँ आपको अगर सेकंड करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं तो वो होगा क्रैकलिंग साउंड,
क्रैकलिंग साउंड। वैसे इसमें बुक में दी नहीं हुई, ये हायर क्लासेस की है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नेक्स्ट पेज पे चलें तो ये जो लीड नाइट्रेट वाली हमने वो पढ़ी है, अभी रिएक्शन वाला पढ़ा है, एक्टिविटी पढ़ी है, उसका ये वाला रिएक्शन है PbNO3 लीड नाइट्रेट। जब उसको हीट देते हैं, ये भी कौन सा हो गया, जहाँ पर एरो के ऊपर हीट डला हो वो है थर्मल के रिलेटेड, यानी हीट के रिलेटेड है, थर्मल, ठीक है, ऐसे आपने लिख देना है। और लीड ऑक्साइड फॉर्म हो रही है, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है हमारी गैस निकल रही है। आगे इसमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बताया हुआ है, इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। मैं आपको ऐसे ही थोड़ा क्विक रिव्यू देता हूँ। ऐसे ये मेनली क्या है, इसमें ऑक्सीजन, सबसे पहले ये प्लास्टिक उन्होंने मग ली है, इसमें हमने क्या करना है, वाटर डाल देना है। और ये देखो वाटर इसमें डाला, टेस्ट ट्यूब में भी वाटर डालना है, और जो बीकर है इसमें भी वाटर डाल देना है, और रबर स्टॉपर नीचे लगा देना है टेस्ट ट्यूब डाल के। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, ठीक है, एक स्विच लगाना है, एक बैटरी लगानी है। ग्रेफाइट रोड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट रोड। और जो ग्रेफाइट रोड है, जरूरी नहीं है ग्रेफाइट से, अगर वो भी कह सकते हैं कि कार्बन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रोड्स हैं ये कार्बन के भी बन सकते हैं और ग्रेफाइट के भी बन सकते हैं, दोनों, ठीक है। और आपको बस यही पूछा जाएगा कि एनोड पे क्या होगा, सिंपली आपने लिख देना है एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो रिलीज होगी। और आपको पूछा जाएगा कैथोड पे क्या होगा, आपने कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड के ऑक्सीजन कर देनी है। कैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन करनी है, देखो ए और ओ, एनोड ऑक्सीजन, ये दोनों वोवल हैं, ऐसे आपने लिख देना है। सेकंड क्या क्या, कैथोड और हाइड्रोजन, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो आपने ऐसे लिख देना। आपको याद, मैंने एक ट्रिक भी बता दी, सिंपली यही एक्टिविटी में बताया गया। और उन्होंने ये भी किया है कि जो ये वाला बीकर है ना, ये मग है, इसमें क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डाला हुआ है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे एक्टिविटी 1.8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें मेनली ये बताया गया है कि हमने क्या करना है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें आपको मेनली ये बताया गया है कि हमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में डाल के सनलाइट उसको देनी है, तो क्या होगा, उसका कलर जो है ना ग्रे हो जाएगा। ये देखो इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि उसका कलर ग्रे हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे ग्रे होगा, क्यों ग्रे होगा। ये देखिए ये वाला रिएक्शन होगा, इसको हम कहते हैं, ये वाला रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये वाला, ये एक्टिविटी में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये वाला हम जो पढ़ रहे हैं, ये वाला सनलाइट की, इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि AgCl जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag और Cl2 गैस में फॉर्म हो रहा है, यानी ब्रेकडाउन हो रहा है, जब प्रोडक्ट इसके ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेम ही रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का दिया हुआ है यहाँ पे कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो Ag और Br2 की फॉर्म में जो है टूट जाता है, जब ब्रोकडाउन हो जाता है। इसमें ये बताया गया कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं। ये भी आपको आ सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के दो यूसेस दो, ठीक है। आपने फर्स्ट क्या देना है, सीमेंट वाला जो हमने क्विकलाइम का पढ़ा था, और सेकंड ये देना है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन बताए गए हैं कि जो हमने ये पढ़ा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं ना, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, इंडोथर्मिक, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो हीट यूज़ करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जिसमें हीट यूज़ होगी वो उसको हम कहेंगे एंडो, यानी हीट ले रहा है, इंडो का मतलब ले रहा है, और एक्सो मतलब दे रहा है, छोड़ रहा है। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बताया गया है, मैं आपको इस यहाँ पे एक्टिविटी से ही बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली क्या होता है। उन्होंने कहा है कि हमने आयरन लेना है, एक आयरन ले लेना है, उसको सैंड पेपर से अच्छी तरीके से रब करना है ताकि उसमें थोड़ा सा जो रस्ट ना लगी हो, जो अगर लगी भी हो तो निकल जाए। फिर उन्होंने कहा है कि हमने एक को A मार्क कर देना है और एक को B मार्क कर देना है, उसमें 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है। फिर उन्होंने बताया कि दोनों नेल्स को ना हमने थ्रेड के साथ बांधकर उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, इमर्स कर देना है। तो फिर कहने कि आपने क्या नोट करना है, कि आपने उसका कलर चेंज हो गया होगा। क्यों चेंज हो गया, आइए देखते हैं। ये देखिए इससे आगे भी बताया गया है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ये वाले रिएक्शंस करने की। यहाँ पे ये थोड़ा वाइट है ना, यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो अगर आपको आ जाता है CuSO4,
प्लस Fe। तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। जो जुड़ा हुआ है, जो कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है उसको अपने हटा देना है आगे वाले को, और ये वाला जो नहीं जुड़ा हुआ है अकेला है इसको अपने लगा देना सिंपली। रिएक्टिविटी सीरीज पे अभी अपने जाना ही नहीं है। और क्या आ सकता है FeSO4 प्लस Na। क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस Fe। यानी ये आगे वाला हटाकर ये वाला लगा देना सिंपली। यही कोई भी देख लो आप, आगे आपको बहुत सारे आने वाले। ये देखो FeSO4, फिर से वही बात हो गई ना कि जो Fe हट गया। ये देखो कितने सारे रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे। Fe और CuSO4 का हुआ, Cu हट जाएगा और Fe लग जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। कलर भी क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो कंपाउंड है वो भी पूरी अच्छे तरीके से चेंज हो गया। आगे ZnSO4, Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 बन जाएगा Cu, क्योंकि ये हट जाएगा और ये अपनी उसकी प्लेस ले लेगा। आगे का PbCl2, ये वाला हट जाएगा, ये इसकी प्लेस ले लेगा, यहाँ पे लग जाएगा, और जो बाकी बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको ये लिख देना है। रिएक्टिविटी सीरीज के इसमें आते ही नहीं है। अगर आप थर्ड चैप्टर अभी पढ़ने वाले हो तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ आ जाएगा कि क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, ये भी अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इतना ही मानना है कि इतना ही है, बस एक हटाना है और एक लगाना है, एक साइड के कर देना है। आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट जो है, प्रेसिपिटेट PPT इसको क्या देते हैं, प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होता है। मेनली ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बस होता क्या है थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें मेनली हुआ क्या है, Na2SO4 और BaCl2 है जो हमारे जो है रिएक्टेंट्स है। ये देखो Ba हट गया और Na ने उसकी जगह ले ली। फिर क्या हुआ कि जो Na ने उसकी जगह ले ली और Ba कहाँ चला गया, Ba भी कहीं जाएगा, इसने इसकी जगह ले ली। ठीक है, ऐसे होगा सिंपली। देखो BaSO4 हो गया ना, ये वाला और ये वाला मिल गए, ये वाला और ये वाला मिल गए आपस में। ऐसे ही होगा हर एक रिएक्शन में, ऐसे ही होगा। अपनी ट्रिक कैसे लर्न कर लेनी है एक हिसाब की। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये वाला बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेट है, यानी ये पानी में नहीं घुलता है। अगर आपने लिखना है कि प्रेसिपिटेट, ऐसे PPT लिखने की जगह आप डाउनवर्ड एरो शो कर सकते हो कि ये पानी में नहीं घुलने को तैयार है। इसमें आपको बताया भी होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। दिस insoluble substance form is called as precipitate. Any reaction that produce precipitate is known as precipitate reaction. ये अपनी वाली ये जो एग्जाम्पल है लर्न कर लेनी है। खुद भी अपनी कुछ बनाने की एग्जाम्पल कोशिश करनी है, क्योंकि अब आप खुद करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये मैंने आपको करवा दिया। आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली रिएक्शंस जो है हमारे आ गए। इसमें मेनली क्या बताया गया है, कहते हैं कि हमने एक कॉपर पाउडर लेना है, Cu पाउडर। कहते हैं कि उसको हमने क्या करना है, हीट करना है। Cu ऑक्सीजन में हीट करेंगे, हीट हम कार्बन डाइऑक्साइड में तो करेंगे नहीं। अगर एक बीकर में डाल देंगे कुछ ऐसे, क्योंकि वो तो बर्न ही नहीं होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, CuO फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या होगा, हम कह सकते हैं ब्राउन पाउडर, जब ब्लैक पाउडर जो है हमारा, ब्राउन ब्लैक पाउडर जो है हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, Cu क्या है, कॉपर। ये क्या है, सिल्वरी सब्सटेंस है। ये आपको आ सकता है एक सिल्वरी सब्सटेंस है, ये नहीं बताएंगे आपको कॉपर है, कहेंगे सिल्वरी एक सब्सटेंस है। और उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और ब्लैक पाउडर फॉर्म हो गया, ब्लैक पाउडर। और आपको तो कई बार मतलब कि डिफ़िकल्टी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Cu भी नहीं दिया होगा, सिर्फ ऑक्सीजन दिया होगा। तो आपने खुद से आपको इसे लर्न करना है अच्छे तरीके से। आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मेनली वो रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन, यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रही है। दो डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इसकी रिडक्शन क्या है, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका उल्टा। और
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे आपने लर्न कर लेना है। आगे इसमें मैंने बताया हुआ ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये इसकी रिलेटेड ही दी हुई है। ठीक है, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर होगा वो कोटेड हो जाएगा ब्लैक पाउडर से। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना, CuO जो फॉर्म होगा तो वो ब्लैक ब्राउन पाउडर जो है फॉर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और इसमें ही एक ये वाली एग्जांपल दी गई है, ये जो है हमारी कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन की एक एग्जांपल है। देखो CuO फॉर्म हुआ, CuO प्लस O2 गिव्स CuO। देखो Cu के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, ऐड हो गया तो इसमें क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, सिंपली आपने से लर्न कर लेना है। आगे हम ये इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे ये वाला रिएक्शन देखने, इसमें क्या हुआ, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये देखो H2 के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और CuO के साथ जो है ऑक्सीजन नहीं रही, इसमें रिडक्शन रिएक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होते हैं। इस देखिए ये वाला रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन था, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही थी। कैसे हो रही थी, देखो Cu, ठीक है, ये बन रहा है, रिडक्शन हो गई यहाँ पे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे हो रही है। फिर इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है इस वाले में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। मेनली हुआ क्या, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसको कहते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या है, रेड, रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स का मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ गए ना आप इसको। ये देखो इसमें यहाँ पे भी बताया होगा शायद, ये देखो बताया, if a substance gain oxygen during a reaction it is said to be oxidized. If a substance lose during a reaction it is said to be reduced. During the reaction the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. इससे आपको यही बताया गया कौन सा सब्सटेंस लूज हुआ है, कौन सा जो गेन कर रहा है, मैंने बता दिया है। फिर अगर रिडॉक्स रिएक्शन वही हो, इसमें ये भी बात की गई है जिसमें द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको सिंपली ऐसे लिख देना है। आगे कुछ एग्जांपल दिए हैं रिडॉक्स की, आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, कुछ इतना समझाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा यहाँ पे हमारा चैप्टर एंडिंग में आ रहा है। आगे में यहाँ पे देखिए कोरोजन क्या है। कोरोजन मेनली वो है कि जब कोरोजन यानी कोई मेटल खा रहा है, यानी मेटल ख़राब हो रहा है, उसको हम कह देते हैं कोरोजन। ठीक है, इसमें बताया गया जैसे आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं पहले बहुत शाइनी होते हैं जब हमने नए नए खरीदे होते हैं, पर बाद में क्या होता है कि वो उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाता है और रेडिश ब्राउन पाउडर जो है हमारा फॉर्म हो जाता है उसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। जो रेडिश ब्राउन पाउडर है और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि हम उसको बाहर रखें तो उसका जो कलर है वो चेंज होता है, यहाँ उसका ऊपर एक परत आ जाती है या ऑक्साइड आ जाती है। इसमें मेनली दो और ऐसे बताएंगे कि ब्लैक कोटिंग जो है सिल्वर पे हो जाती है और ग्रीन कोटिंग जो है कॉपर पे हो जाती है। ठीक है, ये मेनली बताया गया। कोरोजन कोज डैमेज टू कार्बोनिक ब्रिजेस, ये इसमें ये बताया गया, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, करोड हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि आप वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है, ऑक्सीजन के कारण ही मेनली कोरोजन होती है। ठीक है, अगर रेंसिडिटी भी मेनली इसके ऑक्सीजन के कारण ही होती है, पर उसमें फैट होती है और ऑयल होते हैं, इसके कारण ही रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी मेनली वो है कि जब एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी वो टाइम पीरियड है जब क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल हमारे फूड से आने लगती है, जो हम ईटेबल फूड्स होते हैं
जिनमें दैट कंटेन फैट एंड ऑयल, ये आपको लिख लेना है। कहते कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो चिप्स के पैकेट हैं, लेज के पैकेट जैसे, उनको हमने नाइट्रोजन के साथ क्यों फिल किया नाइट्रोजन के साथ क्यों फिल किया होता है, क्योंकि अगर हमने उसको नाइट्रोजन के साथ फिल कर दिया और ऑक्सीजन अपने आप ही बाहर आ जाएगी। दैट्स वाई हमने इसको नाइट्रोजन के साथ फिल किया होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं करती उनके साथ और उसको ख़राब नहीं करती, यही उसमें मेनली बताया गया है। सो अब हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए और आप मुझे चैप्टर की भी ऐसे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से चैप्टर पे मेरी वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।